बीच में हैं और नाटक की तैयारी के विषय पे आपसे बात करेंगे। रितेश रंजन। नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस और इप्टा के प्लैटिनम जुबली के दिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्लैटिनम जुबली जैसे मौके पर मेरे से छोटे कलाकार को बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ। साथियों, एक दिन यूं ही ये कार्यक्रम रंग संवाद अभिनेता की तैयारी चल रहा था और अचानक से फिरोज भैया का कॉल आता है कि रितेश, आपको 15 अगस्त को बोलना है। और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन उनको मैं हाँ कह देता हूँ। कि फिर थोड़ी देर के बाद तनवीर भैया का फोन आता है और वो बोलते हैं कि रितेश, तुम्हें अपने लिए तैयारी करो, 15 अगस्त को तुम्हें बोलना है। तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कह दिया और मैं लगातार इन सारे एपिसोड को सुनता आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन तमाम एपिसोड में सारी बातें, मैक्सिमम बातें जो अभिनेता की तैयारी को लेकर के है, वो सारी बातें आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ बात थिएटर को लेकर के जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिनेता बनने से पहले कोई भी इंसान होता है, या कुछ भी बनने से पहले, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलाकार बने, किसान बने, या कोई भी प्रोफेशन में आए, तो सबसे पहले वो इंसान होता है। और किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे पहले बेहतर इंसान की जरूरत होती है कि आप बेहतर इंसान बने। ये हमारे इप्टा का भी कहना है कि सबके लिए एक सुंदर दुनिया। तो जब तक हम सुंदर नहीं होंगे, तब तक एक सुंदर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। तो साथियों, मुझे लगता है कि वैसे तो अभिनय का कोई डेट डिसाइड नहीं है कि किस समय से ये स्टार्ट हुआ है। हमारे पूर्वजों ने या हमारे वरिष्ठ साथियों ने एक अनुमान लगाया कि जब इंसान 4 पैरों से 2 पैरों पर आया होगा, तब से हो सकता है कि इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि उसी समय से 4 भाग में युग को बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट है आदिम युग, दूसरा पार्ट है पाषाण युग, और तीसरा है कृषि युग, और चौथा है वैदिक युग। तो जो आदिम युग है, उस समय जो लोग इंसान थे वो कबीले में रहना स्टार्ट कर दिए थे, यानी समूह में रहना स्टार्ट कर दिए थे। और उनकी 2 प्रमुख आवश्यकताएं थी। पहला ये कि भूख, और दूसरा जो प्राकृतिक आपदाएं थी उससे बचने का जुगाड़। तो जो भूख है वो कंदमूल खा करके, यानी प्रकृति वनस्पति से जो मिल जाता था उस पे डिपेंड था, और नहीं तो जानवरों का शिकार करके उसे खाना था। उस समय साथियों, इंसान के पास शरीर था और साउंड था। उनके पास शब्द नहीं थे, उनके पास साउंड नहीं था, सॉरी, उनके पास शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी। तो कई बार शिकार करने के दौरान वो चोटिल हो जाते थे, कई बार मारे भी जाते थे और घायल भी होते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो जब शिकार करके जब अपने खाने के सामान को लेकर कबीले में पहुंचते थे, तो जो उनके बुजुर्ग होते थे, जो शरीर के से कमजोर हो गए होते थे, जो कि अब शिकार पे नहीं जा सकते थे, या वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे थे, तो उनको अपनी बात वो बॉडी लैंग्वेज से या साउंड से वो बताने की कोशिश करते थे। तो मुझे लगता है कि तभी से अभिनय की शुरुआत मानी जाती है, और वहीं से वो परंपरा स्टार्ट हुई है कि सब कोई
घेरे में बैठा है और कोई एक इंसान या दो इंसान आता है और वो अपनी बात कहता है, या नवयुवकों को शिकार पर जाने के लिए, नए लड़कों को तैयार करने के लिए वो उनको हो सकता है बॉडी से, साउंड से बताने की कोशिश करता है। तो अभिनय की शुरुआत मुझे लगता है वहीं से हुई है। तो सबसे पहली बात यह है कि अब अभिनेता जो अभिनय करना चाहता है वो फर्स्ट डे आता है और तमाम अपने वरिष्ठ साथियों को रिहर्सल करते हुए, एक्टिंग करते हुए, परफॉर्म करते हुए देखता है। तो उसे ये नहीं लगता है कि मैं कैसे करूंगा, उसे लगता है कि इनकी तरह मैं भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, हो सकता है इनसे बेहतर कर लूं। लेकिन और वो जो उनसे 5 साल, 7 साल, 10 साल बड़े साथी हैं, उनको उनके लेवल में या उन्हें लगता है कि इनसे बेहतर मैं कर सकता हूँ और वो उस सोच में चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिल्कुल नए अभिनेता हैं, जो आज आए हैं, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली नाटक के लिए या अभिनय के लिए मुझे किन-किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला चीज़ जो हम संवाद करेंगे, जो हम बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट पे हम बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट पे हम एक्ट करेंगे, वो मेरे पास होना चाहिए, यानी नाटक होना चाहिए मेरे पास। दूसरी बात, एक स्पेस होना चाहिए, जहाँ कि हम नाटक, एक्टिंग कर पाएँगे। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए कि हम किसके लिए करते हैं? जो हम नाटक करेंगे, जो एक्टिंग करेंगे, तो किसके लिए करेंगे? तो मेरे पास ऑडियंस भी होनी चाहिए। और चौथी चीज़ जो है कि एक टाइम में दर्शक, ऑडियंस और अभिनेता एक समय पे आएँ और अभिनय को दिखा पाएँ। ऐसा नहीं कि अभिनेता 4 बजे आए और ऑडियंस 7 बजे आए, तो हम कैसे दिखा पाएँगे? तो एक टाइम डिसाइड हो कि जिस टाइम में दोनों हम लोग साथ पहुँचे और अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। और 5वीं चीज़ है, वो है अभिनेता। तो मुझे लगता है नाटक करने के लिए या एक्टिंग करने के लिए, अभिनय करने के लिए, चाहे आप कैमरे पे कर रहे हों या मंच पे कर रहे हों, मुझे लगता है ये 5 चीज़ बेसिक चीज़ है जिसकी ज़रूरत है। अभिनेता को अगर ये मिल जाता है तो वो अभिनय कर सकते हैं। अब अभिनेता की बात आती है तो अभिनेता क्या करेगा? जिस प्रकार अभिनेता जो एक्टर है, वो क्या करेगा? उनके पास क्या है करने के लिए? तो एक एक्टर के पास बॉडी है, साउंड है और उनका माइंड है। ये उनके औज़ार हैं। हम औज़ार कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं इसको, जिसको कि उसे तैयार करना होता है। जिस प्रकार एक म्यूज़िक एक संगीत का आदमी, एक म्यूज़िक का आदमी, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला जो बजाते हैं, वो जिस तरीके से अपने साज का इस्तेमाल, अपने वाद्य यंत्र का इस्तेमाल डेली प्रैक्टिस में करते हैं, उसी तरीके से एक्टर को भी अपने माइंड का, अपने साउंड का और अपने बॉडी का डेली कुछ न कुछ अभ्यास करना चाहिए। साउंड के लिए वॉइस एंड स्पीच की अगर हम बात करते हैं, तो इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी है। हमारे वरिष्ठ साथी ने बहुत सारी बातें बता रखी है। तो मुझे लगता है कि उस पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है और उस ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि समय की बर्बादी होगी। बाकी जो माइंड है, उसके लिए भी मुझे कई तरह के एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको तैयार करने की ज़रूरत है। बॉडी के लिए कई तरह के एक्सरसाइज़ हैं, बॉडी को तैयार करने की ज़रूरत है कि सही समय पे, सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि अभिनेता के पास यही औज़ार है, यही टूल है, जिसका वो इस्तेमाल अपने अभिनय करने के दौरान करता है। तो अगर हम अपने औज़ार को
तैयार नहीं रखेंगे तो सही तरीके से सही समय पे उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अगर मुझे ऊंची आवाज में बात करनी है और मुझे अगर आदत, उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास नहीं है, तो हम ऊंची आवाज में बात करते ही हो सकता है मेरा गला बैठ जाए, मेरा आवाज ही नहीं निकले। इसके लिए मुझे जो स प स है उसकी प्रैक्टिस लगातार करनी होती है। जो मेरा स्केल है, सारे स्केल पे साउंड की प्रैक्टिस करनी होती है। हमारे मुंह में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ओठ है, दांत है, तालू है, जीभ है, कंठ है। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि कौन-सा अक्षर कहाँ से निकलता है, कौन-सा ओठ से निकलता है, कौन-सा तालू से निकलता है, कौन मूर्धा से निकलता है, कौन होठ से निकलता है, कहाँ से दाँत से निकलता है। इन सारी बातों को मुझे ध्यान रखना होता है और उसके लिए मुझे अभ्यास करना होता है। लगातार अभ्यास की बात होती है। हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने बताया है कि लगातार, लगातार और लगातार अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास की ही ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने आप को निखार पाते हैं। जिसकी वजह से कि हम अपने आप को आपके सामने प्रेज़ेंट कर पाते हैं, बेहतर तरीके से। उसी तरीके से, जिस तरीके से एक डिज़ाइनर कोई पेंटिंग बनाता है और वो एक पेंसिल उठाता है और एक बार में स्केच करता है और एक बेहतरीन पेंटिंग किसी खूबसूरत इंसान का खड़ा कर देता है। उसी तरीके से मेरी जीभ को, मेरे होठ को, मेरे मुँह के अंदर के जितने स्पेस हैं, सारे का प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर संवाद बोल पाएँ, बेहतर से बेहतर स्केल में बोल पाएँ, लो स्केल में बोल पाएँ, अपर स्केल में बोल पाएँ, मिडल स्केल में बोल पाएँ। और हम ये तभी कर सकते हैं, जब हम लगातार उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसी तरीके से दोस्तों, हम अपने माइंड का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए भी कई एक्सरसाइज़ हैं। हम कल्पना करते हैं, जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं या ऑब्जर्वेशन है या कंसंट्रेशन है। ये हमारे दिमाग को आदेश देता है, मेरा दिमाग आदेश देता है हाथ को कि मैं ये बोलूँ, मैं ऐसे करूँ हाथ, ये हाथ आगे ले जाऊँ या मैं इसको फैलाऊँ। ये तभी होगा जब हम बार-बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो सही टाइम पे सही ये निर्देश दे पाएगा, क्योंकि इसको तभी आदत होती है, जब हम लगातार अभ्यास करते हैं। साथियों, दूसरी बात है कि शरीर, शरीर के लिए भी कई एक्सरसाइज़, जैसे योगा है, कुछ व्यायाम है, कुछ जिम्नास्टिक है, कुछ खेल है, रनिंग है, ये सब हम लोग को लगातार करना होता है। म्यूज़िक के ऊपर, रिदम के ऊपर हम लोग को काम करना होता है अपनी बॉडी के साथ, तभी हम परफेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि जो सीन का डिमांड होता है, जो स्क्रिप्ट का डिमांड होता है, उसको हम तभी पूरा कर पाएँगे, जब इन चीज़ों को लेकर हम लगातार और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, इसके बाद बात ये आती है कि साँस पे हम कंट्रोल कैसे लें? किस टाइम मुझे कितना साँस छोड़ना है? कितना अपने अंदर लेके और कितने टाइम तक उसे रोक के रखना है? साथियों, इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करें। साँस लें, एक लंबी साँस खींचें और उसको रोकने का प्रयास करें। कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रोक सकते हैं। कुछ मत सोचें, किसी थ्योरी पे मत जाएँ, सिंपल है, आप एक लंबी साँस लें और बहुत जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है उसको रोकने का प्रयास करें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसे छोड़ने का भी प्रयास करें। ये कम से कम आप 20 से 25 बार डेली करें। जब आपके साँस के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, तो संवाद बोलने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही नेचुरल लगेगा और आपको पता होगा कि मुझे किस संवाद पे, किस डायलॉग पे और किस मोमेंट पे कितना साँस छोड़ना है और कितना अपने अंदर रखना है। साथियों, अब जो आगे की बात है, वो है अभिनेता के लिए
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जो नए अभिनेता हैं, जो जस्ट अभी आए हैं, कि आखिर मुझे क्या करना है? कैसे मैं कैरेक्टर डिसाइड करूँ? कैसे मैं उस कैरेक्टर के अंदर जाऊँ? कैसे मैं जानूँ कि ये इंसान कैसा होगा? ये कैसे चलता होगा? कैसे बैठता होगा? कैसे उठता होगा? तो साथियों, जो हम लोग सीखे हैं कि नाटक में, उस स्क्रिप्ट में सब कुछ होता है, बस वहाँ से उसको निकालना होता है, उन चीज़ों को ढूँढना होता है। तो हम स्क्रिप्ट को जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार उस कैरेक्टर को लेकर के, उस चरित्र को लेकर के मेरे पास नए-नए चीज़ निकल के आएँगी। जैसे कि जिसे कि हम लोग चरित्र चित्रण कहते हैं। तो चरित्र चित्रण को कई पार्ट में बाँटा गया है। जैसे कि अभी हम अगर बात करते हैं तो सोशल कैरेक्टराइज़ेशन है, जिसको हम सामाजिक चरित्र चित्रण कहते हैं, इकोनॉमिकल है, एजुकेशनल है और फिर फिज़िकल कैरेक्टराइज़ेशन है। इन जैसे कि हम लोग अगर सोशल कैरेक्टराइज़ेशन की बात करते हैं, तो मुझे ये देखना होगा कि सोसाइटी में उसका क्या बिहेव है, किस तरीके से वो बात करता है या एजुकेशनल मुझे देखना है तो उसको कितना पढ़ा-लिखा है, वो किस बैकग्राउंड से है, उसके घर में लोग कैसे होंगे पढ़े-लिखे हैं या नहीं हैं, या बिल्कुल किसान भी है लेकिन पढ़ा-लिखा किसान है। एक किसान ऐसा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा-लिखा है, उसने किसी तरीके से 8-9 तक की पढ़ाई की होगी मुश्किल से और वो फिर अपने किसानी के व्यवसाय में लग गया और पढ़ाई उसकी छूट गई। तो बिल्कुल दोनों के उठने-बैठने में, बातचीत करने के तरीके में बिल्कुल अलग-अलग डिफरेंसेस आएँगे। तो ये तभी संभव है जब हम अलग-अलग कैरेक्टर का कैरेक्टराइज़ेशन करते हैं, उसका चरित्र चित्रण करते हैं। उसी तरीके से मुझे फिज़िकल कैरेक्टराइज़ेशन करना होता है। उसकी हाइट क्या होगी, वो मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है या वो लंबा है। अगर वो मोटा है तो कैसे उठेगा, अगर उठेगा, जंप करेगा, अगर वो लंबा है तो कैसे चलेगा? तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उसकी ऐज क्या है, उसके घर में कितने बच्चे हैं, इन सारी बातों को लेकर के मुझे स्क्रिप्ट पे काम करना होता है और लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और 4 दिन में मैंने स्क्रिप्ट को याद कर लिया, तो काम कंप्लीट हो गया। जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप स्क्रिप्ट मिलता है, जब आपको नाटक मिलता है और जब आप पहली बार आप पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसको फ्लैट तरीके से पढ़ें, कुछ भी नहीं। और उसके बाद धीरे-धीरे जो निर्देशक होता है, उसकी बात को सुनें और उस पे अमल करें। और स्क्रिप्ट में सारी बातें होती हैं, जो आपकी ज़रूरत है या नाटक की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को लगातार और बार-बार अभ्यास करते रहें, तभी ये संभव हो पाएगा। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि नाटक करने के लिए या अभिनय करने के लिए कई एलिमेंट्स हैं, जो उसके सपोर्ट के लिए होते हैं, जो उसको मदद करते हैं। इसमें लाइट है, म्यूज़िक है, अ, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, सेट है, प्रॉपर्टी है। तो ये सारे एलिमेंट एक्टर के सपोर्ट के लिए होते हैं। इनके बिना भी मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन जब ये एक्टर के पास होता है, तो नाटक, प्रेज़ेंटेशन और भी खूबसूरत हो जाता है। अगर मैं लाइट की बात करूँ, तो लाइट जो प्रकाश होता है और अगर मैं प्रकाश को हटा दूँ, तो ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। जैसे अभी रात है और लाइट चली जाए, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी ब्लैक यानी कोई भी कलर नहीं, उसका कोई कलर नहीं होता है और प्रकाश यानी कलर। तो कलर का एक अपना अलग कैरेक्टर होता है, एक अलग अपना उसका प्रेज़ेंटेशन होता है, उसका एक महत्व है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम रेड कलर लेते हैं और रेड कलर, जैसे कि रेड कलर की अगर बात मैं करूँ, तो यह कलर कलर जो है शारीरिक तौर पे लोगों को, इंसान को सक्रिय करता है, ऊर्जावान करता है। लेकिन दूसरी तरफ
वे उसको एक आक्रामक प्रवृत्ति भी उसके अंदर पैदा करता है। अगर कहीं पे कोई दुर्घटना का सीन है और किसी का हत्या हो जाता है या कोई बीमार पड़ा वो मर जाता है, तो वहाँ पे हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ भी कहीं न कहीं लाइट एक को एक्टर के रूप में प्रेज़ेंट करता है, वो एक्टर को सपोर्ट करता है। उसी तरीके से हम ब्लू की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल शांति का प्रतीक है। शांत स्वभाव, चाँदनी रात, रात है, शीतलता है, इन चीज़ों का प्रतीक है। और ब्लू कलर का हम लोग उसी सीन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ की मुझे रात दिखाना होता है या कुछ प्रेमी-प्रेमिका बैठे हुए हैं, तो वैसे जगह पे इन कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ भी ये कलर कहीं न कहीं शांति का, सौम्यता का, प्यार का मेरे ऊपर वो कैरेक्टर सपोर्ट कर रहा है, उस कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो को-एक्टर बन के। उसी तरीके से अपना पीला का भी एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। जैसे कि पीला रंग हमेशा हम लोग किसी रचनात्मक कार्य में या प्रगतिशील कार्य में या किसी शुभ कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ की सब कुछ हैप्पी-हैप्पी हो, खुशी-खुशी हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, तो वहाँ पे हम लोग जनरली पीले कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ भी जो कलर है, जो लाइट है, वो कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से अ, मुझे लगता है कि जो संगीत है, वो भी कहीं न कहीं नाटक को, आपके एक्टिंग को सपोर्ट करता है। कहीं न कहीं वो भी एक सपोर्टिंग एलिमेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको भी मुझे समझना होगा, इसमें रिदम है, लय है, ताल है, तो इस बात को मुझे समझना होगा, उस रिदम को पकड़ना। अगर आज 15 अगस्त है और सब कुछ अगर नॉर्मल होता और हम लोग कोविड-19 से अगर पीड़ित नहीं होती, इन समस्याओं से अगर बाहर होते, तो शायद हम लोग आज अभी प्रोग्राम कर रहे थे, ऑन स्टेज होते और कहीं न कहीं दर्शक के आमने-सामने होते। तो अगर मुझे आज का ही अगर मैं संदर्भ लूँ कि प्रेज़ेंटेशन मुझे 15 अगस्त को लेकर के तैयारी चल रही है और मुझे यही सीन स्टेज पे दिखाना है, तो वहाँ म्यूज़िक क्या हो सकता है? साउंड क्या हो सकता है? एक कल्पना करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है बैकग्राउंड में कहीं पे राष्ट्रगान बज रहा हो, देशभक्ति गीत बज रही हो सकता है कुछ टेंट वाला जो है तैयारी कर रहा हो सकता है कहीं पैरेड की तैयारी चल रही हो सकता है कहीं पे साउंड वाला हेलो, हेलो, चेक, चेक, चेक कर रहा हो। तो ये सारा साउंड ही नाटक का म्यूज़िक है, संगीत है। इसी को हम नाटक का संगीत मानते हैं, जो मैंने अभी तक समझ पाया है। लेकिन कई ऐसे सीन होते हैं, जहाँ पे कि हम राग का भी इस्तेमाल करते हैं वाद्य यंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सीन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा सुखांत सीन है, हैप्पी का सीन है, खुशी-खुशी का सीन है, तो मुझे किस राग का आलाप लेना है। अगर दुखांत का सीन है, तो किस राग का मुझे आलाप लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई सीन अगर दुखांत का चल रहा हो और उसमें हम भोपाली का आलाप ले लें या बाँसुरी को भोपाली बजा दें, तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि सपोर्ट सीन को नहीं करेगा कहीं न कहीं। वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। तो वहाँ पे मुझे ना कहीं न कहीं भैरवी ही बजाना होगा या भैरवी का ही आलाप लेना होगा। कहीं न कहीं मुझे जो है कि मालकोस का ही इस्तेमाल करना होगा, उसी राग का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो बेहतर लगेगा, वो उसके सपोर्ट में आएगा। या कहीं पे सुखांत का अगर सीन चल रहा है, तो वहाँ हम भैरवी नहीं बजा सकते हैं, वहाँ मुझे भोपाली ही बजाना होगा। उसी तरीके से वाद्य यंत्र भी है। कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसको कि हम लोग सुखांत वाले सीन में ही अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको नहीं दुखांत वाले सीन में इस्तेमाल करते, लेकिन अक्सर हम लोग सुखांत वाले सीन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सितार है या आपका जो है कि शहनाई है, संतूर है, इस तरह का जो वाद्य यंत्र है, इसको हम लोग हमेशा सुखांत वाले सीन में ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो डायरेक्टर और राइटर और जो एक्टर होता है, जो वाद्य यंत्र का जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, इन सारे के सामंजस्य से ये तैयार होता है कि हो सकता है कि हम शहनाई का भी इस्तेमाल कई जगह
दुखांत में भी करते हैं और सुखांत में भी करते हैं। कई कई ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिसका कि हम लोग दोनों में इस्तेमाल करते हैं। तबला का हम लोग सुखांत में भी इस्तेमाल करते हैं और दुखांत में भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कई वाद्य यंत्र है जिसका कि हम लोग दुखांत में इस्तेमाल करते हैं। वायलिन है या सारंगी है या इसराज है, इन सारे जो वाद्य यंत्र है इसका इस्तेमाल हम लोग दुखांत में अक्सर क्या करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दुखांत में, सुखांत में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं। उसी तरीके से अगर हम कॉस्ट्यूम पे आते हैं, वस्त्र पे आते हैं, तो उसी तरीके से कॉस्ट्यूम भी कहीं न कहीं सपोर्ट करता है कैरेक्टर को एस्टेब्लिश्ड करने में। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे किसी ऑफ़िस में एक मैनेजर का कैरेक्टर मिला है और मैं उस कैरेक्टर में धोती और किसान की तरह बनियान पहन लूँ और एक अंगोछा सर पे रख लूँ या कंधे पे रख लूँ, तो कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है उसके लिए एक मुझे फॉर्मल शर्ट और पैंट की ज़रूरत पड़ेगी। तभी वो उस कैरेक्टर को, मैनेजर की कैरेक्टर को सपोर्ट कर पाएगा। या किसान के, अगर मैं खेत में हूँ और वहाँ पे अगर मैं फॉर्मल शर्ट और पैंट में चला जाऊँ, तो वो भी कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा। एस्टेब्लिश्ड होने में परेशानी होगी। पहनने का पहन सकते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन जाता है। वो मुझे लगता है एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है। उसी तरीके से मेकअप है। कई बार तो मैंने नाटकों में देखा है कि अब मुझे करना है किसी अ, ऐसे कैरेक्टर जो दाई है, बिल्कुल स्वीपर का कैरेक्टर है हॉस्पिटल का, और वो इस तरीके से मेकअप करके चली आई है, इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहन रही है या बाल खुला रख ली है, लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल में वो रिसेप्शनिस्ट हो। तो वो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करता है। और कई बार तो मेरे ही नाटकों में हुआ है कि एक्चुअली मैं निर्देशन कर रहा था नाटकों का, और सिंपल उसमें कैरेक्टर था और उसमें कई महिलाएँ थी, जिसको मैंने कोरस में लेके रखा था और कुछ उसे गाने गाने थे। और बिल्कुल सारे सिंपल हैं, मैंने सबको एक जैसा कॉस्ट्यूम, और किसी ने लिपस्टिक लगा लिया, किसी ने बाल खोल लिया, किसी ने बाल बाँध लिया, किसी ने गजरा लगा लिया, और कुछ वो अलग ही दिशा में लेके चला गया। तो थोड़ी मेरी व्यस्तता थी और मैं उस तरफ थोड़ा समय नहीं दे पाया, इस वजह से। तो वो कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके नाटक को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो नाटक से रिलेटेड आपके कॉस्ट्यूम होने चाहिए, उसके थीम को प्रेज़ेंट करने वाले होने चाहिए, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो भी, उसको भी वो सपोर्ट करे, वो कॉस्ट्यूम सपोर्ट करे। उसी तरीके से मेकअप हो गया, उसी तरीके से अगर मैं सेट की बात करता हूँ, प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी और सेट भी कहीं न कहीं एक्टर को सपोर्ट करने के लिए ही रखा जाता है। अब मुझे लगता है कि जो प्रॉपर्टी है, 2 तरीके का होता है। एक मुझे लगता है कि सेट प्रॉप्स है और एक हैंड्स प्रॉप है। तो जो सेट प्रॉप्स है, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दृश्य को, सीन को एस्टेब्लिश करता है, कि अगर सेट में किचन का सीन है, वहाँ पे चूल्हा है, बर्तन है, तो कहीं न कहीं उस दृश्य को एस्टेब्लिश करता है कि उस सीन में एक घर है, एक जिसका किचन में सीन चल रहा है। और अगर हैंड प्रॉप्स है, कलम है, कॉपी है, चश्मा है और बैठ के लिख रहा है, तो कहीं न कहीं पता चलता है कि वो एक लेखक है, एक राइटर है, या वो लिखने का कुछ प्रयास कर रहा है। तो कहीं न कहीं वो कैरेक्टर को प्रेज़ेंट करता है, सपोर्ट करता है। तो इन बातों को लेकर के मैं आपके बीच हूँ, और मुझे लगता है कि समय भी हो चला है। हेलो? हेलो? अभी समय है, कंटिन्यू रहें। अच्छा, 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 अच्छा। तो एक्टर को इन सारे चीज़ों को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप अपने कैरेक्टर को लेकर काम करें, सिर्फ़ अपना संवाद याद करें। आपको पूरे नाटक में हर एक संवाद, हर एक कैरेक्टर का संवाद
याद होना चाहिए, हर एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन पता होना चाहिए, चरित्र चित्रण पता होना चाहिए, उसका फिजिकल क्या है, उसका एजुकेशनल क्या है, उसका इकोनॉमिकल क्या है, तभी आप एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने रिलेशन को। और जब आप रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, तब आपके फीलिंग्स और एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, वो चीज अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब इन कैरेक्टर को आप पकड़ लेंगे, तो मुझे लगता है किसी भी चीज की कोई एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो संवाद आपका निकल पाएगा। जैसे आप नेचुरल लाइफ में अगर घर में किसी से आपकी बहस हो जाती है, भाई भाई में कभी कभी बहस हो जाती है, कभी माँ बेटे में किसी चीजों को लेके बहस हो जाती है, अब बाप बेटे में कभी बहस हो जाती है, तो वहाँ ऑटोमेटिक जो है कि आवाज ऊंची हो जाती है। कभी कभी वो इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। आखिर क्यों होता है, वहां कैसे हो जाता है? वहां इसलिए हो जाता है, वहां वो एक्चुअल कैरेक्टर में है। तो इसी तरीके से आपको ये अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर, उस कैरेक्टर के ऊपर इतना काम करना होगा कि कहीं ना कहीं आप उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करने लगे, उस कैरेक्टर में चले जाएं। और एक मिनट, गला सूख रहा था। जो चरित्र चित्रण होता है, मुझे लगता है कि ये किसी भी नाटक का बेस होता है। बिल्कुल, अगर मेरे पास अभिनय को लेकर के कुछ भी नहीं है और उसका अगर करेक्टराइजेशन मैंने तैयार कर लिया, उसका चरित्र चित्रण अगर मुझे पता है पूरी तरीके से, और उस कैरेक्टर को अगर मैं बिना बोले भी प्रेजेंट कर दूं, बिना संवाद के भी प्रेजेंट कर दूं, तो मुझे लगता है ऑडियंस तक मेरी बात पहुंच जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अभिनय का, किसी भी एक्टर के लिए। तो मुझे लगता है इस पे जरूर काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारे कई वरिष्ठ साथी ने आपको, मुझे लगता है, सारी चीजों पे बात बताई है। और लगातार ये बातें आ रही है कि लगातार लगातार और लगातार अभ्यास की ही जरूरत होती है, चाहे आप कभी भी काम करें, चाहे कितने दिनों से भी काम करें। क्योंकि आप जितना अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास में लाएंगे, उतना बेहतरीन आप हो पाएंगे। और चाहे वो कितना भी, मुझे लगता है कि कमजोर आर्टिस्ट हो, लेकिन अगर वो प्रयास करता है तो बेहतरीन हो सकता है। जैसे कि हम लोग, बहुत पुरानी एक लाइन है कि अ, रस्सी आवत जात के सिर पर परत निशान। अगर रस्सी आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो हम लोग तो इंसान हैं, प्रैक्टिस करके क्यों नहीं बेहतर कर सकते? तो हम लोगों को लगातार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और किसी थ्योरी, चाहे वो स्टेनिस्लॉवस्की को क्या कहते हैं, ब्रेक की हो या गोरकी की, किसी की भी हो, उस पे बिल्कुल नहीं जाना है, किसी नाट्य शास्त्र पे आपको नहीं जाना है। पहले इन चीज़ों को लेकर के आप काम करें। और जिस तरीके से मुझे अभी प्यास लगी, मेरे गले ने डिमांड किया कि मुझे पानी चाहिए, उसी तरीके से आपका ये माइंड, ये दिमाग, ये मस्तिष्क वो डिमांड करेगा कि अब आपको नाट्यशास्त्र पढ़ने की जरूरत है, अब आपको ब्रेख्त पढ़ने की जरूरत है, अब आपको जो है स्टेनिस्लॉवस्की पढ़ने की जरूरत है, उसकी थ्योरी पे काम करने की जरूरत है। अब बिल्कुल फर्स्ट डे इन बातों पे बिल्कुल ना जाए, वो ऑटोमेटिक वो डिमांड आने लगेगा, कहीं ना कहीं वो रिक्वायरमेंट आपको आएगा, और तब उस पर काम करें। मेरा कहना यही है साथियों कि आप लगातार काम करें। और जो मुझे अभी युवाओं में दिख रहा है, जिसके साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ और पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने की जो आदत है वो युवाओं में कम हो गई है कहीं ना कहीं। सारे लोग गूगल पे या मोबाइल पे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस पे तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक पेज से दो पेज तो मैं आज तक नहीं पढ़ पाया कभी। और इस पे लंबा, आप या कहते हैं पूरा नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ सकते, पूरी नाटक नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी की ही जरूरत है, टेक्स्ट की ही जरूरत है। इसलिए आप हमेशा नाटक को पढ़ें, बुक को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें।
ये आपके लिए बेहतर होगा। हर एक नाटक को आप अपनी लाइफ में कर नहीं सकते हैं, हर एक कैरेक्टर को कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर को जीते हैं, उस नाटक को जीते हैं और कहीं न कहीं वो आपके अंदर तैयार होता है। कहीं न कहीं वो आपके अंदर रेडी होता है, वो कैरेक्टर तैयार होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाटक आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कहानी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कविता पढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को तैयार करने की। बात रही प्रोफ़ेशन की, तो आप इस क्षेत्र में प्रोफ़ेशन में भी जा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को तैयार करना होगा। अपने आप को मार्केट के लिए तैयार करना होगा, बनाना होगा, तभी आपको लोग पैसा देंगे। तभी आप इसमें अपना फ्यूचर बना पाएँगे, इसको व्यवसाय के रूप में भी ला पाएँगे। तो संजय भैया, हेलो? हाँ, कुछ सवाल आ रहे हैं जी, जी, जी। जिन सवालों को लगता है कि पूछने की ज़रूरत है। एक बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। आया है कि जी। हम नाटक का चयन कैसे करें? कौन-सा नाटक करना चाहिए? इसका चयन कैसे करें? ये सवाल है। सबसे पहली बात ये है कि जब आप नाटक करते हैं और लगातार नाटक पढ़ते हैं, तो नाटक करते हुए और नाटक पढ़ते हुए ये पता आपको चल जाएगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, उस ऑडियंस का क्या डिमांड है। क्या हम बेहतर दुनिया बनाने के लिए नाटक कर रहे हैं या हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नाटक कर रहे हैं? अगर इसमें हम अपने आप को क्लियर कर पाएँगे, तो हम ऑटोमैटिक जो मुझे लगता है कि हम लोग स्क्रिप्ट का चुनाव कर पाएँगे। अगला सवाल ये है कि जी। नाटक जो है उसका समसामयिकता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि ये जी, नाटक हम क्यों देखें या क्यों जी, करें? तो जी। जब अंधेर नगरी जैसा नाटक हम कर रहे होते हैं, तो उसको बिल्कुल आज का बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे जी, जी, सत्य जी। हरिश्चंद्र जब करते हैं तो जी, भी जी, उसको जी। वो लगता है कि आज के समय में सत्य हरिश्चंद्र को कैसे प्रस्तुत करें। तो बतौर निर्देशक उस समय क्या चुनौतियाँ हमारे लिए होती हैं या अभिनेता के रूप में क्या चुनौती होती है? क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र तो एक टिपिकल कैरेक्टर एक राजा था, जी, है। जी, जी, अब जी। वो आज का राजा कैसा होगा, क्या होगा? ये कैरेक्टराइज़ेशन इसके बारे में सोचना, इस पृष्ठभूमि को आज के संदर्भ में लाना, वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर मैं किसी हरिश्चंद्र के कैरेक्टर को लिखा गया है, तब लिखा गया है और मुझे अभी अपने आस-पास हरिश्चंद्र को ढूँढना हो, उसको समसामयिक बनाने के लिए समसामयिक बनाने के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके कैरेक्टर को लेके आऊँ। हो सकता है मैं उसके कॉस्ट्यूम को पकड़ लूँ, हो सकता है मैं उसके बॉडी लैंग्वेज को पकड़ लूँ। उससे भी हम लोग उस कैरेक्टर को, उस नाटक को समसामयिक बना सकते हैं और लोगों से, दर्शकों से जुड़ सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं। अ, अगला सवाल जी। है एक जो आपने रंगों की बात की कि हर जी, जी, रंग जी। किसी न किसी मूड को, किसी न किसी प्रेज़ेंट सिचुएशन को जी, करता है। लेकिन कई नाटकों में देखते हैं कि अगर आपको जी। बिल्कुल साफ-सुथरा आदमी भी दिखाना हो, तो आप काले रंग भी दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सफ़ेद ही दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये रंग का जो मामला है वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं आप, प्रस्तुति के पूरे बिंब को, पूरे आकर्षण को प्रभावित करता है। तनवीर अख्तर जी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जी। चाहेंगे कि इस पूरे रंग वाले इश्यू पे उनका नाटक भी देखते हुए लगता है कि हम लोग पेंटिंग के साथ खेल रहे हैं। पेंटिंग बनती है, नई पेंटिंग आती है, तो अगर वो इस रंग वाला जो स्थापना यहाँ पे बना है, अगर उस पे कुछ कहना चाहें, तनवीर अख्तर जी। कि विषय जो है रितेश हमारे आज जी, के जी, मुख्य जी। वक्ता हैं, इसलिए हम इस पर प्रकाश वाली बात नहीं है, हमको कुछ जानना ही है रितेश से। अरे भैया! रितेश से मुझको जानना सिर्फ ये है कि नहीं जिस उससे आप आए हैं सामने, मेरा एक सवाल है सिर्फ जी, जी, कि जी। नए लोग जब आते हैं खासतौर से आज जब आ रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं। आप ये बताइए कि नए लोगों को
ब्रेख्त, स्ट्राविन्स्की, भरत मुनि कितनी मदद कर सकते हैं या करते हैं कि नहीं करते हैं? मुझे मतलब लगता है कि क्या कहीं ना जरूरत है कहीं क्या? मतलब ब्रेख्त को शुरू में पढ़ लेना, स्ट्राविन्स्की को ही पढ़ लेना, या भरत मुनि को पढ़ लेना, या नहीं गोतम नहीं, को पढ़ बिल्कुल लेना, नहीं। मुझे तो लगता है कि बिना उसके स्टार्टिंग में, पढ़े नाटक नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग? मुझे लगता है कि उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो अपने आप को लगातार प्रैक्टिस और निर्देशक की बात अगर मानता जाए तो मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। और बहुत बाद में उसको अगर जानने की इच्छा हो तो ठीक है, वो जान सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बिना भी हम नाटक कर सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से गोरस्तोवस्की हो, चाहे स्ट्राविन्स्की हो, ब्रेख्त हो, या भरत मुनि हो, या और जो भी विचारक हुए हैं विचार जी रंगमंच जी। के, उनको समझने के लिए भी जरूरी है कि मतलब शायद नए लोगों को बेहतर रंगकर्म करते हुए जब अनुभव हासिल कर लेते हैं वो, तब तब उसको उस पढ़ें वो जी जी उस जी चीज बिल्कुल। को इम्प्लीमेंट जब वो पढ़ेंगे शायद, तब लगेगा कि अरे ये तो हम करते हैं कुछ कुछ। तब हाँ उससे वो हाँ कोरिलेट कर पाएंगे जीवन से। जी 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 बिल्कुल जीवन से बिल्कुल बिल्कुल। को जैसे रिलेट करेगा। हाँ, आशिक ने जैसे एक बात कही कि जब हम अपने वर्तमान की दुनिया में रहते हैं तो हम जीते हैं, लेकिन जब एक इमेज की दुनिया में जब हम जाते हैं तो मतलब जो हम कर रहे हैं, और इमेज में जब हम किताब में पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान हमको लगता है कि अरे हम तो ये करते हैं, तो ज्यादा समझ में शायद आएगी। इसलिए मुझे आएगी लगता है प्रैक्टिकल जब हम कि करेंगे। हाँ, जो मुझे लगता है कि नौजवान साथी जो नए नए आ रहे हैं उनको बहुत अरे ये इन लोगों के बारे में, फिलोसफर्स जो हैं हुए हैं थिएटर के, उनको जानने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए शायद। नहीं इसमें होनी चाहिए। आप क्या वही कहना वही मैं भी बोल रहा हूँ, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ भैया इस पे, कि वो जैसे कि मुझे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो मेरा बॉडी डिमांड करता है। उसी तरीके से जब आप काम करते करते एक जगह जगह पे पहुंचेंगे, एक अनुभव प्राप्त करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपका जो है डिमांड दिमाग कहीं ना कहीं करेगा कि मुझे इसे भी जानना चाहिए, या वो करते हुए आपको ये पता चलेगा अच्छा ये कहीं ना कहीं भरत मुनि से रिलेट करता है, या ये ब्रेख्त से रिलेट करता है, या ये स्टेनिस्लावस्की से रिलेट करता है। तब वो बातें पता चलती है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज और भी मुझको देखने को मिला, हम लोग का जी कार्यक्रम 2-3 तारीख से चल रहा है जी और बिल्कुल आज बिल्कुल। 15 लगातार चल रहा है। जी जी अब जी बीच में 1-2 दिन गैप था। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि नौजवान साथी सारी चीजें बताई गई वॉइस के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, उसके बाद अगर कोई ये सवाल करता है साथी, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? आप क्या उस दौर से शायद आप भी गुजरे हो, हम लोग को गुजरे हुए जमाना हो गया, लंबा समय है, तो शायद कम याद आ रहा होगा, आपको शायद याद हो कि ऐसा क्यों होता है नए साथियों के साथ, कि सारी चीजें बता दी गई वॉइस के बारे में, तब कोई सवाल आता है कि मैं अपने वॉइस को कैसे मजबूत करूं। फिर सवाल आता है कि हम मेरे उसमें प्रोजेक्शन नहीं है, जबकि सब बताया गया है, और करेक्टर के बारे में भी बता, अच्छा हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कैसे कंसंट्रेट करें, हम इमेज नहीं कर पाते, हम कैसे इमेज करें, जबकि इसके बारे में बताने वाले ने विस्तार से बताया है, बिल्कुल बिल्कुल बावजूद बिल्कुल। ऐसा सवाल उठता है, तो इसके पीछे की क्या मानसिकता है या क्या समझ होती है नौजवानों की? इस पर थोड़ा आप अगर कुछ कह सकें तो शायद मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है भैया। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, सारी बातें बताई जाती है और फिर भी सवाल रिपीट होता है, दूसरे वक्ता के पास भी सेम सवाल आता है, या कभी कभी सब्जेक्ट से हटके भी सवाल आता है। तो मुझे लगता है कि जब बताया जाता है वो सिर्फ सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस पर लगातार जो बात हो रही है कि लगातार अभ्यास की बात, लगातार प्रैक्टिस की बात, उस पर मुझे लगता है उन चीजों पे वो लोग गौर नहीं करते। इस वजह से मुझे लगता है ये बातें आ रही है, या फिर उनके दिमाग में पहले से ही एक ही चीज बैठा हुआ है कि मुझे जो है कि ब्रीदिंग के बारे में बात करनी है, स्पीच के बारे में बात करनी है, या साउंड के बारे में बात करनी है, या पिच के बारे में बात करनी है, तो बस वो सिर्फ आते हैं और वही बात करते हैं। कभी कभी तो ये भी बात हो रही है कि बात हो रही है वॉइस एंड स्पीच की, और पूछा जा रहा है कि मेथड एक्टिंग क्या है। तो इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अगर लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे वही लगता है कि जो ट्रेनिंग स्कूल है वो लगातार आपसे प्रैक्टिस करवाती है। और यहाँ अगर हम जैसे बताएं कि आप लगातार अपने ऊपर काम करें, तो अपने ऊपर काम नहीं करते, और फिर कल के दिन जो है वो वही सवाल करते हैं, रिपीट करते हैं चीजों। तो मुझे लगता है मतलब लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। कुल मिला के यही है कि मतलब अभ्यास एक बहुत जरूरी चीज है, जी जी
और अभ्यास के बिना चीजें समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है संजय, जी हम हाँ, काफी महत्वपूर्ण बात चल रही है, लेकिन समय की थोड़ी बाध्यता भी है। जी साथियों, आपको मालूम है कि हम अभिनेता की तैयारी विषय आज रितेश जी के साथ समाप्त कर रहे हैं। फिर नए चरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके बीच होगा। प्रख्यात फिल्म निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा आपसे रूबरू होंगे, जो आज के समय पे बात करेंगे। ये बिहार इप्टा का एक पॉडकास्ट जो लगातार चल रहा था, वो भी कल 10वें एपिसोड के साथ समाप्त होगा। तो कबीर और आमिर मिलकर इस पॉडकास्ट को करेंगे। सकल 7 बजे बिहार इप्टा के फेसबुक पे ये लाइव होगा। अ, हमारे महासचिव कुछ बात रखना चाह रहे थे आज के संदर्भ में, इप्टा स्थापना दिवस के संदर्भ में। तनवीर अख्तर। दोस्तों, जैसे पहले संजय ने जो बात कही कि उसमें मेरी आप सबों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्टर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर लोग जुड़े। इस तरह का काम सभी साथी अपने स्तर पर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एपिसोड और सईद अख्तर मिर्ज़ा जो बात करें उन तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, मैंने शुरुआती संबोधन में कुछ जो बातें रखी, कभी कभी होता है कि हमारे पास फहरिस्त इतनी लंबी होती है या इतने लोग हमारे इस 75 साल में हैं कि तो कुछ नाम छूट जाना स्वाभाविक हो जाता है, फिर बाद में ध्यान आता है। तो वो जरूरी है यहाँ फिर से दोहराना कि इस पूरे दौर में, बिहार इप्टा के दौर में, ब्रजकिशोर प्रसाद जी का और कविवर कन्हैया जी का एक महासचिव दोनों रहे हैं बिहार इप्टा के, और अपने अपने दौर में इन्होंने इप्टा को आगे ले जाने का काम किया है। और कन्हैया जी पुनर्गठन के दौर के साथी हैं। जब 79 और 80 में जब इप्टा का बिहार में पूरा पुनर्गठन हो रहा था, ये थोड़ा बिखर चुका था, उसको फिर से पुनर्गठित करना, जहानाबाद सम्मेलन, सासाराम सम्मेलन उनके देखरेख में हुआ, कतरासगढ़ का सम्मेलन, ये एक महत्वपूर्ण रहा। और उसके बाद ही ललित बाबू और बहुत सारे लोग सामने आते हैं उभर करके, नया नेतृत्व सामने आता है उभर करके, जो बिहार के काम को आगे बढ़ाता है। बिहार का काम सिर्फ हमारे ही उससे नहीं, बल्कि अगर कहा जाए तो इसमें समय समय पर राष्ट्रीय समिति का भी बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। राष्ट्रीय समिति से जुड़े हुए चाहे वो ए के हंगल हो, चाहे दीना पाठक हो, चाहे कैफी आजमी साहब हो, शौकत आजमी हो, शबाना हो, अभी के दौर में अंजन हो, सुलभा हो, मसूद हो, अहमद सत्थू हो, इन लोगों का भी एक खास लगाव बिहार के साथ रहा है। रमेश तलवार हैं, ये सारे लोगों ने बिहार के काम को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक योगदान दिया है। तो इस मौके पर मैं अपनी राष्ट्रीय समिति के महासचिव राकेश जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिहार इप्टा के पूरे विकास में उनका समय समय पर हमारा मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहता है। साथ ही हम राज्यों में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ तो हमारा बिल्कुल नजदीक का साथी है, और झारखंड के साथी हमारे बिल्कुल नजदीक के साथी हैं। और छत्तीसगढ़ इप्टा में खासतौर से रायगढ़ और भिलाई ने जो पूरी तरह से बिहार इप्टा के कामों में मदद की है, उसके लिए मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर अपील करता हूं कि आप हम सब मिलकर एक नए तेवर के साथ, नए क्लेवर के साथ सामने आए, और हम अब संगठन के तौर पर ये जवाबदेही लें कि नए साथियों को सामने लाएं, उनको जवाबदेही दें, उन पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें और उनको काम के लिए आगे प्रेरित करें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और कोरोना काल समाप्त होने के बाद हम अपने अंदर वो ताकत जमा करके रखें कि हम जनता के बीच पूरी ताकत के साथ जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, क्रांतिकारी अभिनंदन, सबको मेरा सलाम। साथियों, आप तनवीर अख्तर थे। साथियों, बिहार इप्टा ने 22 जुलाई से अभिनेता की तैयारी की बातचीत शुरू की थी। सबसे पहले हमारे बीच 2 दिनों तक परवेज अख्तर आए। उसके बाद जावेद अख्तर खां 2 दिनों तक आए, उन्होंने भी अभिनेता की तैयारी विषय में बात की। तनवीर अख्तर का 2 दिनों तक साथ रहा। सीताराम सिंह हमारे बीच आए, उन्होंने गायन के संबंध में गायक की तैयारी पे बात की। फिर सुलभा आर्या, नूर जहीर, वेदा राकेश,
आसिफ अली, आशिक हुसैन, सोनल झा, आशुतोष मिश्र, फरीद खान और रितेश रंजन। ये पूरी जो फौज थी वो अगर स्कूल की बात करें, स्कूल के टर्मिनोलॉजी में बात करें, तो सारे इप्टा स्कूल से अलग अलग विषयों पे अपनी समझ, अपने अनुभव के आधार पे बातों को रखने की कोशिश की। यही हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है। हम रितेश रंजन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कीमती समय दिया और काफी खुलकर बातों को रखा, और खासकर नाटक की तैयारी के अलग अलग बिंदुओं पे जो शायद छूट रहे थे उन सबको आज अंतिम दिन समेटने की कोशिश की और एक मुकम्मल स्फीयर बनाने की कोशिश की कि सीखने का कोई दायरा नहीं है, आप जितना सीखते जाइएगा आपका दायरा उतना बढ़ता जाएगा। रितेश रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हम लोग को समय देने का। साथियों, आज हमारा ये अभिनेता की तैयारी का समापन है इस चंक का। तो हम समापन इप्टा के एक और माइलस्टोन गीत जो इप्टा की पहचान है, इप्टा के लिए पंडित रविशंकर ने इसकी धुन तैयार की थी, इकबाल की रचना है, आप सबको याद है, आप सब गुनगुनाएं। आइए हम सब गुनगुनाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और गुनगुनाने के साथ कल 7 बजे बिहार इप्टा फेसबुक पे पॉडकास्ट पे शामिल हो। हमारे साथ होंगे सईद अख्तर मिर्जा जो आपके साथ रूबरू होंगे और आज के समय में बात करेंगे। तो आइए ज्वाइन करते हैं और गुनगुनाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं नौटंकी बासी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन, और आज के दिन रंग सफर की इस कड़ी में पेश है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम
हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल शाम 7 बजे हम लोग फिर उपस्थित होंगे बिहारी इप्टा फेसबुक पर अपने लाइव पॉडकास्ट के साथ। शहीद अख्तर मिर्जा आज के समय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। और कल हम लोग तकनीकी कारणों से फरीद खां का टॉक आपको नहीं दिखा पाए थे, लाइव नहीं दिखा पाए थे। ये फेसबुक पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। और 22 जुलाई से लेकर अब तक, आज तक जितनी बातचीत हुई है, शीघ्र ही ये बिहार इप्टा के यूट्यूब चैनल